गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग इस डिटेल से मियोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले माइटोसिस डिवीज़न हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मियोसिस क्या, ठीक है, मियोसिस को हम लोग हेट्रोटिपिक डिवीज़न या रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। क्यों इसको हेट्रोटाइपिक डिवीज़न और रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं? देखिए यहाँ पे रिडक्शन, क्योंकि देखिए रिडक्शन इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के कारण ही इसको रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। इसका टर्म किसने दिया था? फॉर्मन एंड मूरे। फॉर्मन और मूरे नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे क्या कहा था? इसे कहा था मियोसिस। ठीक है, इसके बाद ये जो मियोसिस होता है ये डिप्लॉयड सेल्स में पाया जाता है। ठीक, आपका माइटोसिस भी हमने बताया था, डिप्लॉयड के साथ साथ माइटोसिस जो होता है हैप्लॉयड में भी पाया जाता है और डिप्लॉयड में भी पाया जाता है, लेकिन मियोसिस ओनली डिप्लॉयड सेल्स में पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। जो रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं सेल्स, जैसे स्पर्म, ओवा, ठीक है, या गैमेट्स का जो फॉर्मेशन करती हैं, तो गैमेट्स फॉर्मेशन वाली सेल्स के अंदर जो होता है ये मियोसिस पाया जाता है। दूसरी कि जो जिस सेल्स के अंदर, यहाँ पे देखिए, जिस सेल्स के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है उसको मियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसाइट्स। ठीक है, और ये इसमें 1 राउंड रिप्लिकेशन एंड 2 राउंड सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, ठीक है, अलग होना। तो इस सेल्स में 1 टाइम रिप्लिकेशन होता है और 2 टाइम क्या होता है? आपका सेग्रीगेशन होता है। और माइटोसिस में हमने क्या बताया था कि 1 टाइम रिप्लिकेशन और 1 टाइम ही सेग्रीगेशन होता है। क्योंकि सेग्रीगेशन यहाँ पे 2 बार होता है, ठीक है, एक बार एनाफेज 1 और एक बार एनाफेज 2 में। ठीक है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में 2 बार में क्या होता है? आपका मियोसिस होता है। ठीक, एनाफेज 1 में क्या होता है कि सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनका सेपरेशन होता है। ये ही मेन पॉइंट है मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस। ठीक है, और मियोसिस एनाफेज सेकेंड में सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करें। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 2 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस है, ये आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, और एनाफेज फर्स्ट में जैसे ये जैसे ये दोनों है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये दोनों जो ये और ये और ये, ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और एनाफेज फर्स्ट में ये इस पोल पे चला जाता है और ये इस पोल पे चला जाता है। ठीक है, ये किसमें होता है? एनाफेज फर्स्ट में। लेकिन एनाफेज सेकेंड में क्या होता है? देखिए, मैं यही बता रही हूँ, एक छोटा सा डायग्राम था। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये सेल्स, यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये यहाँ पे भी 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्रोमोसोम एक ही है लेकिन इनके जो है क्रोमेटिड्स 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये यहाँ से डिवाइड हो जाता है और ये एक डिफरेंट पोल पे, ये डिफरेंट पोल पे। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं उनका सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और ये डिफरेंट पोल को चले जाते हैं। ठीक, आज आते हैं मियोसिस की एक स्केच डायग्राम देख लेते हैं। मियोसिस में इंटरफेज होता है, या आप जानते हो, और डिवीजन फेज होता है। सब में इंटरफेज और डिवीजन फेज होता है। इंटरफेज में क्या होता है? G1 S G2 साइकिल, यानी कि प्रिपरेटरी फेज भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रिपरेशंस होती हैं। अब G1 S और G2 में क्या क्या होता है, ये सेल साइकिल आप पढ़िएगा, उसमें डिटेल से आपको पता चलेगा। डिवीजन फेज में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है, लेकिन हम लोगों ने माइटोसिस में केवल हमने पढ़ा था कि माइटोसिस होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ा था। और यहाँ पे देखिए, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, और मियोसिस सेकेंड में कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस आपका सेकेंड। ठीक, अभी से अब चूंकि अब हम एक को लेके चलेंगे, मियोसिस फर्स्ट में
प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्या कि मियोसिस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केच डायग्राम है। पहले हम इंटरफेज पढ़ेंगे, इंटरफेज में G1 S G2, ये चूंकि हम लोग सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारा डिवीजन फेज, जिसमें मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, यानी कि मियोसिस 2 फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। सब कुछ वैसे ही होता है। मियोसिस फर्स्ट में पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। फिर मियोसिस सेकेंड में भी वैसे कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फिर वही न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस में फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक, और अब चलते हैं मेन पे, हम लोग आते हैं मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में क्या सबसे पहले क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, आगे हम लोग प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट जो स्टेप था वो प्रोफेज होता है। ठीक है, तो प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मियोसिस की जो सबसे बड़ी कोई स्टेज होती है वो प्रोफेज होती है, क्योंकि प्रोफेज में 5 सब स्टेजेस पाए जाते हैं। तो मैंने लिखा भी है लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है और ये 5 सब स्टेज होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये देखिए आपका रहा लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और आपका डाइकाइनेसिस। तो 5 सब स्टेजेस पाई जाती हैं आपके प्रोफेज में। ठीक, और उस प्रोफेज फर्स्ट में अब उसकी पहली सब स्टेज लैप्टोटीन के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लैप्टोटीन फर्स्ट में क्या होता है, लैप्टोटीन कह सकते हो, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं। जो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फॉर्म में रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, स्टार्ट हो देते हैं कंडेंस होना, और कंडेंस होकर क्या बना देंगे, वो क्रोमोसोम बना देंगे। तो स्टार्टिंग द क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन स्टार्टिंग द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी क्रोमेटिन होते हैं वो अपने आप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ला करके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। सारे के सारे जो ये क्रोमेटिन है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्या, ये क्रोमेटिन, जितने भी क्रोमेटिन्स हैं ये सारे के सारे आकर के क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आकर के क्या होते हैं, इधर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि लगता है बकेट। ठीक है, बुकेट, आप लोग किसी को बुके देते हो ना, तो बुकेट लाइक का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं बुकेट, बुकेट स्टेज। क्या बोलते हैं, बुकेट स्टेज, क्योंकि सारे के सारे जो क्रोमेटिन्स होते हैं या जो कंडेंस हो रहे होते हैं क्रोमेटिन, वो आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक पोर्शन पे आके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेज है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन जो होता है वो जाइगोटीन फर्स्ट में जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में हम आपको बताए भी हैं कि एक पेरेंट से और एक मदर से क्रोमोसोम्स आते हैं, वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, तो आप देख रहे हैं कि जब पेयरिंग होती है, देखिए एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट करिएगा कि जैसे कभी जब सेल का डिवीज़न होना रहता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है बताना, या ये सेल कैसे पहचानेंगे कि मुझको मियोसिस करना है या माइटोसिस करना है। ये डिपेंड करता है सेल साइकिल के एस फेज में। अगर एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में अगर डीएनए का 100% रिप्लिकेशन हो जाता है, तो जो जाइगोटीन में देखिए कैसे कोई सेल ये अपने आप को पता करती है कि मुझे मियोसिस करना है या माइटोसिस करना है।
ये तब पता चलता है जब सेल का जब एस फेज में जब सेल रहती है, जब सेल की प्रिपरेशन, सेल डिवीजन की जब प्रिपरेशन हो रही होती है, तो एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, मैंने आप लोगों को बताया। अब वहाँ पे जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, वो डीएनए रिप्लिकेशन यदि 100% डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, तब तो वहाँ पे क्या होता है, ये पता चल जाता है उस सेल को कि उसको माइटोसिस डिवीजन करना है। और यदि वहाँ पे केवल 99.7% ही डीएनए क्या होता है, 99.7 या 99.6% ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, तो उस सेल को पता होता है कि उसको मियोसिस करना है और फिर उस सेल का जो है मियोसिस होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है कि रिप्लिकेशन ऑफ 0.3% टू 0.4% डीएनए अकर हियर कॉल्ड जाइगोट डीएनए, ठीक है। तो जो जिस डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है एस फेज में नहीं हुआ रहता है, उस डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है जाइगोटीन स्टेज में होता है। और इसी जाइगोटीन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, जो एक पेरेंट से यानी कि एक फादर से और जो एक मदर से आए होते हैं, वो अपने पास पास यहाँ पर आ जाते हैं और पास पास आकर के ये बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक। और जो जितने डीएनए का यानी कि 0.3 और 0.4% डीएनए जिनका रिप्लिकेशन एस फेज में नहीं हुआ रहता है, उनका रिप्लिकेशन जो होता है इस स्टेज में होता है। और रिप्लिकेशन के लिए ये डीएनए जो है बाहर निकलता है, और जब ये डीएनए बाहर निकलते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से ऐसे जकड़ जाते हैं या एक दूसरे में उलझ जाते हैं। उलझने की वजह से ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो और भी पास आ जाते हैं, और उसी समय एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स करते हैं। और सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स की वजह से काफी जो होता है ये पास पास आ जाते हैं, क्योंकि पास पास आने की वजह से ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। क्या कहते हैं, जो टेट्राड होते हैं, ठीक है, वो अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं कि सिनेप्स का फॉर्मेशन। क्या होता है, सिनेप्स या सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे बचे हुए डीएनए का रिप्लिकेशन होता है जिसको जैग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, जैग डीएनए कहते हैं। और इसी जैग डीएनए के नाम पे ही इस स्टेज का नाम जाइगोटीन पड़ा, ठीक है। तो ये रहा आपका जाइगोटीन, और इसके बाद आता है आपका पैचेट। तीसरी स्टेज है हमारा पैचेटिन स्टेज, ठीक है। क्या तीसरी स्टेज हमारी पैचेटिन स्टेज है। और पैचेटिन स्टेज जो होती है सबसे प्रोफेज की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो जाइगोटीन स्टेज होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा होगा, हमने बताया था कि सिनेप्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट कहाँ होता है, आपका पैचेटिन स्टेज। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर जो होता है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि रिकम्बिनेंट न्यू रिकम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और किसके हेल्प से, रिकम्बिनेज एंजाइम के हेल्प से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कंप्लीट होता है, और न्यू रिकम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। देखिए न्यू रिकम्बिनेशन बनने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यू रिकम्बिनेशन बनता है तभी हम एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर रिकम्बिनेशंस नहीं होते तो हम लोग एक जैसे ही होते, तब तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, ठीक है। तो न्यू रिकम्बिनेशंस बोलते हैं, और इसी से हर मनुष्य जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं ये मैंने बता चुके हैं, आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए। और होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स के लिए आप टाइप ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए पैकेजिंग और क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करिए, ठीक है। तो जो
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है। क्रॉसिंग होने में जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्लोटिन। जो सिनेप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ होता है जाइगोटीन स्टेज में, और इस वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत आपस में बड़े क्लोजली आ जाते हैं, और वहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है जो 0.3 और 0.4 है। वो जो होते हैं डिप्लोटीन स्टेज में जो होते हैं, ये आप जो सिनेप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स हैं वो डिजॉल्व होने लगते हैं। देखिए डिजॉल्व होने लगते हैं। डिजॉल्व होने के कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं, जिससे कि काइज़मेटा हमको सीन होता है। काइज़मेटा का फॉर्मेशन पैचेटिन स्टेज में ही होता है, लेकिन वहाँ पे सिनेप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्रोमोसोम इतने मतलब इतने क्लोज्ड होते हैं कि वो हमको सीन दिखाई नहीं देता है। और डिप्लोटीन स्टेज में जब सिनेप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाते हैं और जब क्रोमोसोम अलग अलग हटने लगते हैं तो काइज़मेटा हमको दिखाई देता है। और चूँकि ये स्टेज डिप्लोटीन स्टेज ऐसी स्टेज है जो कि काफ़ी महीने तक, काफ़ी सालों तक ये अरेस्ट रहती है। ठीक है, चूँकि अभी आपको मैं इतना ही बता रही हूँ, तो ये हायर क्लासेस की बातें हैं, तभी आप इतना समझें कि इस स्टेज में जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी दिनों तक अरेस्ट होती हैं। इस वजह से यहीं पर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन आता है कि लैम्प ब्रश का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, डिप्लोटीन स्टेज में होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज की ये क्या है, लास्ट स्टेज है। और ये क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनाइजेशन होता है। टर्मिनाइजेशन होता है काइज़मेटा एंड टिप पे पहुँच जाती है, और फिर वो जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, वो अलग अलग हट जाते हैं। देखिए मैंने बना रखा है। और क्रोमेटिड्स जो होते हैं कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल सब डिसअपीयर हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का जो होता है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हो जाता है और एक यहाँ पे, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइकाइनेसिस जो प्रोफेज की, और जानते हैं कि आप लेट प्रोफेज में आप जानते भी हैं कि क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सारे डिसअपियर हो जाते हैं। और इसके बाद ये प्रोफेज हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, हमारा मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, अब मेटाफेज, ठीक है, प्रोफेज फिर आपका मेटाफेज। मेटाफेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब के सब कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर प्लेन पे। ठीक है, और इक्वेटर प्लेन पे आकर जो ये बाइवेलेंट कह सकते हो या टेट्राड कह सकते हो, वो इक्वेटर प्लेन पे आ जाते हैं। और स्पेंडल फाइबर होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और स्पेंडल फाइबर जो होता है काइनेटोकोर, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये मेन क्या बोलते हैं, मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितने भी बाइवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर प्लेन पे आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो होता है धीरे धीरे इसमें तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे इक्वेटर प्लेन पे थे, ठीक है, जो इक्वेटर प्लेन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो एनाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, डिफरेंट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि स्पिंडल फाइबर के बीच में क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है।
और टेंशन क्रिएट होने से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। किसमें? एनाफेज में। ठीक है। और वही टीलोफेज, टीलोफेज के बाद इसके एनाफेज के जस्ट बाद टीलोफेज आता है। टीलोफेज जैसा कि मैंने लिखा है कि रिवर्स प्रोफेज, ये प्रोफेज की जो होती है रिवर्स स्टेज होती है, उल्टी स्टेज होती है। जो जो प्रोफेज में हुआ रहता है लास्ट प्रोफेज में वो आपके टीलोफेज में होने लगता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर होने लगती है, क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होती है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसमें क्या होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपीयर हो जाती है, ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो जाते हैं और क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म में चेंज होने लगती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई, ये साइटोप्लाज्म में और ये क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम धीरे धीरे क्रोमेटिड्स में क्या होते हैं चेंज होने लगते हैं। ठीक है। अब चलिए ये सारी के सारे प्रोसेस हमारा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट चल रहा था, मियोसिस फर्स्ट में क्या था, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, दो चीज थी। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ लिया। अब हमारा स्टेज कौन सा था, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती है, या कह दो कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। क्योंकि ये एनिमल का केस है इसलिए इसमें सेल फरो मेथड से जो होती है सेल जो होती है वो डिवाइड होती है। देखिए यहाँ पे सेल फरो मैंने लिखा है, सेल फरो मेथड करते हैं। सेल फरो मेथड से जो आपकी सेल होती है वो डिवाइड होने लगती है और डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। टीलोफेज में टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई तो दो बने, तो टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन टीलोफेज में होता है। और आपका साइटोकाइनेसिस जब होते हैं सेल फरो मेथड से तो दो आपके डॉटर सेल्स बन जाती हैं। अब यही दो डॉटर सेल्स अगेन कहाँ पे एंटर करती है, मियोसिस सेकेंड में। और मियोसिस सेकेंड में जब ये दो डॉटर सेल जब एंटर करेगी तो आपका क्या हो जाएगा, ये दो से चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक माइटोसिस डिवीजन, आपके माइटोसिस डिवीजन के जैसे ही होती है आपकी मियोसिस सेकेंड। ठीक है। तो अब हम मियोसिस सेकेंड की बात करेंगे। अब मियोसिस सेकेंड की बात आती है। ठीक है। मियोसिस सेकेंड में भी वैसे ही होगा, प्रोफेज सेकेंड, क्योंकि इसमें भी वैसे होगा। मियोसिस सेकेंड में एक कैरियोकाइनेसिस होगा सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड। जैसे यहाँ पे देखिए साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस सेकेंड होगा। अब कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में भी होगा क्या आपका, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। प्रोफेज में उसी की तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगी, क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम में चेंज होने लगते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियस जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक। अब जो क्रोमोसोम बने होते हैं प्रोफेज में वो मेटाफेज में क्या हो जाते हैं, पुनः आके यहाँ पे इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पर कैनिटोकोर से स्पिंडल फाइबर का चूंकि फॉर्मेशन होने लगता है प्रोफेज में, तो स्पिंडल फाइबर से सभी के सभी जुड़ जाते हैं। ठीक। और एनाफेज में क्योंकि सेग्रीगेशन होता है, यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होते हैं, यहाँ पे क्रोमेटिड्स, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। और फिर क्या कहते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट पोल पर मूव करने लगते हैं। ठीक है। जिससे कि स्पिंडल फाइबर जो होता है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब फिर टीलोफेज आता है। टीलोफेज भी जस्ट अपोजिट टू आपका किसके होता है, प्रोफेज ही होता है। वहाँ पे चूंकि देख रहे होंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपीयर हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे बन जाते हैं और क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस बन जाता है और क्रोमोसोम जो होता है क्रोमेटिन में चेंज होने लगता है। ठीक। फिर साइटोकाइनेसिस में उसी तरीके से होती है
कि इसमें भी सेल फॉलो मेथड के द्वारा सेल्स जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने मियोसिस फर्स्ट भी दिखाया है, यहाँ देखिए मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकंड, दोनों मैंने किसी भी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्या होते हैं, सबके सब क्या है, टेट्राड है, देख रहे हैं टेट्राड है, यानी कि एक क्रोमोसोम के 4 आर्म्स हैं। और जो डॉटर सेल बनी है ये ये जो टू डॉटर सेल्स बनी है, इनकी में भी जो क्रोमोसोम गया है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मतलब कि ये सभी के सभी 4 स्ट्रैंड 4 क्रोमेटिड्स को लिए हुए हैं, इसीलिए टेट्राड कंडीशन में है। लेकिन मियोसिस सेकंड में जो क्रोमोसोम गए हैं न्यूक्लियस में वो टेट्राड नहीं है, उनके पास क्या है, केवल 2 ही है, 2 ही क्रोमेटिड्स गए हुए हैं, 4 डॉटर सेल। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ से मियोसिस सेकंड की ये सारी प्रोसेस यहाँ से चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस सेकंड तो हो रहा है लेकिन ये पूरी 3 प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस। और देखिए कैसे यहाँ पे टेट्राड, देखिए यहाँ पे टेट्राड कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा सेंट्रोमियर, यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइडेड हो जाता है। और जो एनाफेज फर्स्ट रहता है उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, पूरा का पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम ही चला जाता है। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, इसलिए पहले 4 स्ट्रैंड है, यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ही क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मियोसिस हुआ। और लास्टली भी आप देख रहे हैं कि एक सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो हाफ हो गए। इसलिए ये कहाँ पे होती है, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस या oogenesis के समय में यहाँ का इसका होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा मियोसिस। थोड़ी सी ये लॉन्ग स्टेज है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोफेज भी अपने आप में बड़ा है, बाकी माइटोसिस में एक ही बार हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे 2-2 बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी लॉन्ग है। इसको आराम से आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर करके इसको स्टडी करिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पर डे आपके वीडियोस पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें करके पूछ सकते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आप लोग की है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके, इधर उधर की नहीं। तो ये आपका प्रोफेज रहा, सॉरी मियोसिस सेकंड रहा। और इसी के साथ थैंक यू।